बहू की रसोई का राज। शाम के समय 5 बज रहे थे। गली में सब्जी वाला ठेला लेकर आया था। अरे सुलोचना, मेरा सीताफल की सब्जी खाने का बहुत मन है और लौकी के कोफ्ते भी बना लेना, तो ये सब्जी खरीद लो। अभी लाती हूँ जी। पति की बात सुनकर सुलोचना सब्जी वाले से सब्जी लेने लगती है। गली की और भी औरतें सब्जी खरीद रही थी, लेकिन जैसे ही ऊपर की बालकनी से रेणुका अपनी सास को सब्जी खरीदते हुए देखती है, तभी नीचे आकर बोलती है, ये बकवास सब्जी मुझे नहीं खानी, ना बनानी है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? कोई सब्जी नहीं खरीदनी, अंदर चलिए। अचानक से सुलोचना को कुछ हो जाता है। वो गुमसुम हो जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है बहू, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे कोई सब्जी नहीं खरीदनी भैया, ये सारी सब्जी रख लो। हे भगवान, सब देख रहे हो बहू को? शादी करके आए 3 महीने नहीं हुए कि सास को अपनी उंगलियों पर नचवा रही है। वही तो, देखा नहीं? बहू ने एक आवाज मारी और सास सारी सब्जी छोड़कर चली गई, जबकि भाई साहब की पसंदीदा सब्जी लेने आई थी वो। जब सुलोचना बिना सब्जी के घर में आती है, तब रामनाथ, सुलोचना, तुम तो बाहर सब्जी लेने गई थी, फिर बिना सब्जी के कैसे आ गई? तुम्हें पता है ना, सीताफल की सब्जी खाने का मेरा कितना मन है। देखो जी, आपका जो भी मन हो, लेकिन बहू ने सब्जी लेने से मना कर दिया, और एक बार मना कर दिया तो मतलब नहीं लेनी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अब से इस घर के सारे फैसले मेरी रेणुका बहू लेगी, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई है। मुझे घर के कौन से काम काज करने हैं, जिम्मेदारी उसकी है, तो वही संभालेगी। क्या बनेगा क्या नहीं। सुलोचना, तुम क्या बड़बड़ाई जा रही हो? कल तक तो तुम ये बोलती थी कि ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा, और बहू के आते ही तुम इतना बदल गई। देखो जी, बहू के आने के बाद तो वैसे भी सब कुछ बदल जाता है, तो ये जिम्मेदारी भी बदल गई, तो क्या हो गया? तभी सुरभि इंस्टीट्यूट से आकर टीवी चलाती है। इतने में, अरे सुरभि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अभी पढ़ाई करके आई हो ना, टीवी देखोगी तो सब कुछ भूल जाओगी। इसकी जगह तुम रसोई के बर्तन साफ कर लो। ठीक है भाभी, मैं अभी बर्तन साफ करती हूँ। और माँ जी, बाहर आंगन में मेज पर जूठे बर्तन रखे हैं और टेबल पर चाय नमकीन फैल गई है, तो उसको साफ करके गंदे बर्तन सुरभि को दे दीजिए। ठीक है बहू, मैं अभी उसे जूठे बर्तन देती हूँ और मेज भी साफ कर देती हूँ। ये सब होता हुआ रामनाथ और छोटा बेटा रोहित देख लेता है। भाभी, ये सब आप क्या कर रही हो? आप माँ से ये सब काम करवा रही हो, आप खुद भी तो कर सकती हो। बाहर वाले लोग उनको देख रहे होंगे कि देखो, बहू सास से काम करवा रही है। तो क्या हुआ देवर जी, मैं भी तो घर के काम करके थक जाती हूँ। अगर ऐसे में माँ जी और सुरभि घर का थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा थोड़ा हाथ ही तो बटाया है। छोड़िए, मैं आपसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तभी रोहित चला जाता है। ये सब देखकर रेणुका को मन ही मन बहुत खुशी होती है। अगले दिन रोहित की सुबह छुट्टी होती है। नंद सुरभि कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। अरे ओ पागल, कहाँ चली तेरी सवारी? आज मेरी छुट्टी है, चल तुझे कहीं घूमने ले चलता हूँ। बहुत बोलती है ना कि मैं तुझे घुमाता नहीं हूँ, आज हम मूवी देखेंगे। रोहित भैया, मुझे तैयार होने दो, आज मेरा कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उसे असाइनमेंट पर मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है। आई हैव टू गो। आप मुझे फिर कभी घुमा देना। सोच ले, बाद में मत बोलियो घुमाया नहीं। हाँ रोहित भैया, नहीं कहूंगी। अभी जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जैसे सुरभि बैग लेकर कॉलेज के लिए निकलने वाली होती है, तब रेणुका सामने खड़ी हो जाती है। सुरभि, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम घर में रहोगी, ठीक है? ठीक है, आपने मुझे बोला है, मुझे कहीं नहीं जाना है। सुरभि वापस आकर अपना साइड में पटक देती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी अखबार छोड़कर रामनाथ, अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तो अपना बैग लेकर सुरभि कॉलेज जा रही थी, तब वापस पहचान लेट नहीं हो रहा? मुझे कोई कॉलेज नहीं जाना, भाभी ने बोला है आज प्लीज नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, मैं घर पर रहूंगी। क्या छोटी, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी आधे घंटे पहले तो तूने बोला आज मैंने बहुत प्रैक्टिस किया असाइनमेंट पर, आज तो उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। अब उस प्रेजेंटेशन का क्या होगा? कौन सा प्रेजेंटेशन? कैसा प्रेजेंटेशन? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कहकर सुरभि अपने कमरे में चली जाती है। तब बाप बेटे बात करते हुए, देखा पापा, हमने सुरभि कैसे कर रही है, जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं है कि उसने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या बोला था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मम्मी और सुरभि इतनी ज्यादा भाभी की बात क्यों मान रही हैं। जब तक भैया की शादी नहीं हुई थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बोलो विक्की भैया, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बेबी की मेरे अलावा कोई सुनता भी है। तब विक्की ऑफिस चला जाता है। अरे तो बिल्कुल सही बोला है रोहित, आज तक मैंने तेरी माँ को कभी भी किसी का काम करते हुए नहीं देखा, और वो बहू के घर आने के बाद भी काम करे जा रही है। खैर छोड़ बेटा ये सब। ऐसा कहने के बाद रोहित भी काम पर चला जाता है और रामनाथ कमरे में जाकर लेट जाता है। वहीं रेणुका रसोई को बंद करके वहां तांत्रिक विद्या कर रही होती है। एक गोले में घेरे में बैठकर दोनों की गुड़िया सामने रखती है।
तंत्र पढ़ूं मैं मंत्र पढ़ूं, जिसके लिए पढ़ूं उस गुड़िया पर हो जाए ऐसा शुरू। सुनो गुड़िया, अब से तुमसे मेरी और मेरी ही बात मानोगी, समझी? ऐसा बोलकर रेणुका एक भभूत लेकर आग में झोंकती है, जिससे और बड़ा धुआं आता है और दोनों गुड़िया पर रेणुका लाल सिंदूर फेंकती है। ऐसे ही मैं तुम दोनों पर मेरा कब्जा बनाकर रखूंगी। कोई मुझे ये करते हुए नहीं रोक पाएगा। ओम भट्ट स्वाहा। रेणुका काला तिलक लगाकर काले कपड़ों में रसोई में बैठ काली विद्या कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद रामनाथ रोहित के लिए एक अच्छे घर की लड़की ढूंढता है। वो लड़की अच्छी उसे गांव की सोनाक्षी मिलती है, जो कि गरीब घर से होने के कारण सोनाक्षी कोई भी दहेज लेकर नहीं आ पाती, जिस वजह से सुलोचना सोनाक्षी को ताने मारती है। क्या रामनाथ जी, आप भी ना? अरे जब मेरी एक बहू इतनी मेरा सुंदर है तो दूसरी बहू भी वैसी लानी चाहिए थी। आप तो गरीब बहू उठा कर ले आए, कोई दहेज भी नहीं लाई। रोचना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इन सब चीजों में नहीं विश्वास रखता। वैसे भी भगवान का दिया हम पर सब कुछ है। हाँ, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ही था। छोड़िए ना माँ जी, मेरी प्यारी देवरानी आ गई है। आप उसका गृह प्रवेश करवाने के लिए आरती की थाली और सुरभि चावल का कलश ले आओ। हाँ भाभी, अभी लाते हैं। तब दोनों रेणुका की एक आवाज पर अंदर से सामान ले आती हैं। ये देखकर पड़ोसी को भी अजीब लगता है और देवरानी को भी। बाप रे बाप, कितना टाइम हो गया है। लगता है शादी की तैयारी में भी रेणुका बहू ने कुछ नहीं किया, सब कुछ बस सुलोचना और सुरभि ही कर रहे हैं। तब रेणुका देवरानी की आरती करके गृह प्रवेश करवा दी और चावल का कलश गिराकर बहू अंदर आती है। सच में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बहू ने पूरे घर को अपने वश में कर लिया हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी तो एक टांग पर सुलोचना और सुरभि बहू की बात मान रहे हैं। ये सब लोग मम्मी जी और सुरभि के बारे में क्या बोल रही हैं? वैसे सच में बात तो अजीब है। जैसे ही जेठानी जी ने इशारा किया, माँ और सुरभि दोनों फौरन अंदर से सामान लेने चली गई। कुछ तो अजीब सा है। नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगर जेठानी जी ने कह दिया तो क्या हो गया? अब क्या दरवाजे पर खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? जी भाभी। भैया, मुझे तो अंदर जाने से डर लगता है। आ गई दूसरी बहू, मैं तो चली अपने घर पर। तब एक एक करके सारे पड़ोसी रिश्तेदार चले जाते हैं। सब थकान से सो जाते हैं। अगले दिन नई बहू रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है कि सुलोचना दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और रसोई के नीचे के बेसमेंट में सास की बनी गुड़िया होती है, जिसके कान में वो बोलती है, माँ जी, इसे रसोई में आने से रोको। बोलो कि ये रसोई में नहीं आएगी। नई बहू अभी रसोई नहीं संभाल सकती, वो बैठकर बाहर का काम करे। तभी सास वश में आकर, अरे बहू, तुम्हें रसोई में आकर खाना पीना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम बड़ी बहू का है, उसे ही करने दो। और अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। रसोई को छोड़कर घर का कोई भी काम करो। हाँ माँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन पहली रसोई की रस्म भी तो करनी होती है। एक बार बोल दिया ना तुझे, ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आराम कर जाकर। जी माँ जी। ये माँ जी एकदम से मुझसे अजीब तरीके से बात करने क्यों लगी और रसोई में एकदम से चौखट के सामने आकर खड़ी हो गई? अंदर तक नहीं जाने दिया। छोड़ो, पहला दिन है, मजे से ससुराल में रहती हूँ। तब सोनाक्षी सुरभि से घर देखने को बोलती है, तो प्रभु से घर देखने लगती है। कभी अपना कमरा तो कभी जैसे ही रेणुका की नजर पर पड़ती है, तब फिर से वो रसोई के बने खुफिया सीढ़ियों से होते हुए उस बेसमेंट में जाती है और नंद की गुड़िया को पकड़कर उसके सिर में सुई चुभोती है, जिससे अचानक से सुरभि का सिर दर्द होने लगता है। मेरा सर, भाभी, एकदम से मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं आपको घर नहीं दिखा पाऊंगी, मुझे मेरे कमरे में जाना है। तब सुरभि वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ये सब सोनाक्षी को बहुत अजीब लगता है। अरे, अभी तो सुरभि ठीक थी, अचानक से उसको क्या हो गया है? सोनाक्षी उसके पीछे जाती है तो देखती है एकदम से सुरभि ठीक हो जाती है और वो हंस-हंस अपनी बड़ी भाभी से बात कर रही होती है, सब्जी कटवा रही होती है। भाभी, आपने क्या मस्त जोक मारा है। मुझे भी जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो मैं भी यही बोलूंगी, तो बड़ा नीच आदमी है रे। जब मैंने सोचा कि सांप और तुझ में मुझे किसको मारना है तो मैंने सांप को छोड़ दिया और तुझे मारना ठीक समझा। अरे, मुझे उस बाबू राव के बहुत सारे डायलॉग अच्छे लगते हैं। एक तो वही है, ओहो हो, इस क्लास सही टाइम पर मैं नाम भूल जाता हूँ। ओहो, अभी अभी मुझे किसी ने बोला था कि मणिलाल किधर जा रहा है। हाँ भाभी। अरे सोनाक्षी, तुम आओ, बैठो ना। सुरभि, तुम जिस तरीके से हंस रही हो ऐसा तो देखकर नहीं लग रहा था। 2 मिनट पहले तुम्हारा सर फट रहा था। तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो गया क्या? कौन सा सर दर्द भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है आप सुबह सुबह सपना देख रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो इसको इतना रोती हुई देखा था सर पकड़कर। खैर, मुझे क्या।
सोनाक्षी, तुम ठीक तो हो ना? देखकर लग नहीं रहा। मैं ठीक हूँ दीदी, मुझे क्या होगा? सब्जी कट गई है, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ सब्जी बनवाने में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें माँ जी ने बोला होगा खाना मुझे ही बनाने दो, ठीक है? तुम आराम करो, नई बहू हो ना। ठीक है दीदी। ये कहने के बाद सोनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी जेठानी का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रेणुका रसोई में जाकर सब्जी बनाने की तैयारी करती है और सिलबट्टे पर कुछ काला काला पीस रही होती है। असर खत्म हो उससे पहले मुझे फिर से खाने में यही मिलाना होगा। जेठानी चुपके से चूल्हे के पास एक छोटी कटोरी में कुछ काला काला रख देती है, फिर आटे में मिला देती है। जैसे खिलाऊं वही मेरी सुने, मेरे वश में हो और किसी की ना सुने। ओम फट स्वाहा। खाना बन जाने के बाद वही खाना रेणुका पूरे घर में सबको परोस देती है। अब ये खाना तो सबने खा लिया, लेकिन मम्मी जी और सुरभि के कान में बोलना पड़ेगा मंत्र, तभी वो दोनों पूरे तरीके से वश में आएंगे। बाकी लोगों से मुझे क्या। वाह, मेरी बहू ने क्या खाना बनाया, तुम सब भी खाओ ना। और माँ, मेरी भाभी भी अच्छी है, अच्छा खाना बनाती है। फिर से ये दोनों तारीफ करने लग गई। मुझे तो इतना कुछ खास खाना खाने में नहीं लग रहा है। आप भी खाओ ना दीदी। हाँ, मैं खा रही हूँ। अभी रसोई से पानी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। ये कहकर रेणुका रसोई में चली जाती है और वहां फ्रिज के पीछे जो उसकी खुफिया जगह होती है, वहां से होते होते वो नीचे बेसमेंट में आ जाती है, जहां पर वो खाली विद्या करती है और सास और सुरभि की गुड़िया उठाकर उनके कान में मंत्र बोलने लगती है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। माँ, अब आप मेरे वश में हैं। आपको मेरे अलावा किसी की नहीं सुननी है। और सुरभि, तुम्हें भी इस खाने को खाते ही तुम सिर्फ मेरा ही कहना मानोगी। दिन कलंदर कलंदर मस्त कलंदर, मेरी बात मान ली तुमने, क्योंकि तुम हो मेरे नाचते हुए बंदर। ओम फट स्वाहा। रेणुका अपनी सास और नंद पर मंत्र फूंक देती है। वहीं ससुर को खांसी आती है तो सोनाक्षी रसोई की तरफ पानी लेकर आ ही रही होती है कि उसे खिड़की से कोई अंदर नहीं दिखता है। ये क्या? जेठानी जी तो बोल रही थी कि मैं पानी लेकर आ रही हूँ। इतनी देर हो गई पानी लेने गई है कि कुआं खोदने कहाँ चली गई? जैसे ही सोनाक्षी अंदर आ रही होती है, रेणुका उसे देख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था कि पानी लेकर आ रही हूँ, फिर क्यों आई तुम यहाँ? दीदी खांसी आ रही थी पापा जी को, इसीलिए मैं ही आ गई पानी लेने। आपको टाइम लग रहा था। तुम चलो, मैं आती हूँ। तब रेणुका सबको पानी देती है। ये भी देवरानी को अजीब लगता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। सोनाक्षी घर का काम तो करती है, लेकिन जैसे ही रसोई में जाने वाली होती है, किसी न किसी बहाने से सास या जेठानी उसे वहां नहीं जाने देती। फिर एक दिन, माँ जी, अब तो हफ्ता भर होने को आया है। मैं रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म कब करूंगी? मैं भी आप सबको अपने हाथ की खीर कचौड़ी अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाना चाहती हूँ। अरे बहू, कौन सी रसोई? यार तू कहीं भागे जा रही है? बड़ी बहू को ही काम करने दे, वो संभालेगी, बाकी की जिम्मेदारी तू संभाल। हाँ सोनाक्षी, घर के काम को दोनों बहू बांट कर करेंगी तभी तो सही रहेगा। इतनी भी पूरी जिंदगी रसोई में ही काम करते करते जाएगी। अभी शुरू के दिनों में जितना मजे से रहना है रह लो। लेकिन माँ जी, मेरा भी मन दीदी की तरह है। मैं भी आप सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊं। अरे भाभी, मन को गोली मारो और यहाँ चलो, मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाती हूँ। बहाने से सुरभि उसे ले जाकर पेंटिंग दिखाती है। ये देखो भाभी, अच्छी लगी पेंटिंग? हाँ, बहुत खूबसूरत है। तुमने बनाई है? कुछ तो गड़बड़ है जो इस घर में ठीक नहीं लग रहा है। अगले दिन सोनाक्षी जल्दी उठ जाती है तो देखिए, रसोई का दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर से धीमी धीमी आवाज आ रही है। इतनी सुबह सुबह 5 बजे उठी हूँ, अंदर से रसोई का दरवाजा कौन बंद करके रखा हुआ है? अभी तो घर में कोई भी नहीं उठा है। कान लगा कर देखती हूँ। सोनाक्षी दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है तो उसे किसी मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। दोनों मेरे मुट्ठी में रहोगी, तुम दोनों मेरी मुट्ठी में रहोगी। ये किसकी आवाज है? झांक कर देखती हूँ। तब जैसे ही ऊंचे से झरोके से सोनाक्षी स्टूल पर चढ़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि रेणुका रसोई के बीच लाल गहरा बनाकर कुछ हड्डी पीस रही होती थी। ये देखते ही सोनाक्षी का सिर घूम जाता है। ये जेठानी जी हड्डी पीसकर क्या करने वाली हैं? सब सो रहे हैं, यही मौका होता है मेरे पास सबको अपने वश में करने का। और उस देवरानी को तो मैं रसोई में आने नहीं देती और आने भी नहीं दूंगी। इस घर में क्या हो रहा है कभी किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन दीदी वश में क्यों करना चाहती हैं किसी को? सबके उठने का टाइम हो रहा है, जल्दी से खाना बनाकर ये सब उसमें डाल दूंगी। सोनाक्षी वहां से उतरकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। उसका सिर घूम रहा होता है। घबराहट से पानी पीकर बैठ जाती है। जेठानी जी जो भी कर रही थी देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ अच्छा कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे ये काली विद्या जैसा लग रहा है।
वैसे भी हमारे गांव में ये सब तो टोने टोटके होते रहते थे। क्या करूं, किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे नॉर्मल रहना होगा। जेठानी जी सच में टोना टोटका कर रही हैं या नहीं, ये मुझे पता लगाना होगा। ये बोलने के बाद सोनाक्षी झाड़ू लगाकर मंदिर में पूजा करती है। हे भगवान, मेरा साथ देना, इस घर की रक्षा करना। अरे माँ जी, आप ये लीजिए, मैंने पूजा की है, प्रसाद खा लीजिए। नहीं, दूर रख इस प्रसाद को, मुझे नहीं खाना। अरे माँ जी, प्रसाद को मना नहीं करते, खा लीजिए। खा लो ना माँ। अरे जब एक बार बोल दिया नहीं चाहिए मतलब नहीं खाना, तुम लोग खा लो। अरे ठीक है, इतना परेशान क्यों हो रही हो, मत खाओ। तब रेणुका सास और सुरभि को प्रसाद नहीं खाने देती है। कुछ देर बाद रामनाथ, छोटी बहू, आज तू मेरे लिए मटर पनीर बना दे। बड़ी बहू के हाथ की खाई है, लेकिन तेरे हाथ की नहीं खाई। अरे पापा जी, मैं हूँ ना, आप मेरी देवरानी को क्यों परेशान कर रहे हैं? लगता है आज ये रसोई में चली जाएगी मुझे, लेकिन चूल्हे के नीचे से काले तंत्र का सामान हटाना पड़ेगा। अरे बनाने दीजिए ना दीदी। अरे बड़ी बहू, बनाने दो उसे, तुम भी बहुत काम करती हो, आराम करो। अब तुम्हारी देवरानी आ गई है, वरना काम करते करते थक जाओगी। ठीक है पापा जी। तब रेणुका रसोई में जाकर चूल्हे के नीचे से सब गायब कर देती है, जिसके बाद सोनाक्षी खाना बनाती है, पर घर में सबको बनाकर खिलाती है। वाह बहू वाह, तुम तो बड़ी बहू से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, वही मजा आ गया। अरे सुलोचना, तुम भी खाओ ना, बड़ी बहू भी, तुम भी राज करो। जी जी पापा जी, इस खाने में तो मैं कुछ मिला ही नहीं पाई, लेकिन आज रात को मुझे तंत्र विद्या पूरी करनी होगी। सच में देवरानी जी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। थैंक यू दीदी, मैं तो कब से बोल रही थी आपको कि मुझे भी खाना बनाने दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। सोनाक्षी बहू तो कितनी प्यारी है, बढ़िया खाना बनाती है। हाँ भाभी, छोटी भाभी भी बेस्ट है। माँ जी, आज आपको मेरे साथ बाजार जाना था, चलोगी ना आप? आपने मुझे नई साड़ी दिलाने को कहा था। अरे मैं तुझे क्यों नई साड़ी दिलाऊं? तू क्या नई बहू है? सोनाक्षी नहीं है, उसको दिलाऊंगी। एक तो पता नहीं, हल्का हल्का सर भी दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके सर की मालिश कर दूंगी, आप ठीक हो जाएंगी। फिर सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रेणुका को अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। फिर छोटी बहू कुछ सामान लेने घर से बाहर निकलती है, तब पड़ोसन, क्या बात है बहू, कहीं तू भी तो अपनी जेठानी के इशारों पर तो नहीं चलती? क्या मतलब आंटी जी, मैं समझी नहीं। अरे तू जरा गरीब घर की है ना, तेरी तो चलती नहीं होगी। और सुलोचना और सुरभि रेणुका के इशारों पर नाचती रहती हैं। हम गली वालों ने तो खुद देखा, एक बार तेरी सास सब्जी ले रही थी तो उसको लेने नहीं दिया, उसने अंदर बुलाया और एक आवाज पर चली गई, जबकि तेरे ससुर को अपनी मनपसंद सब्जी खानी थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं चलती हूँ। जब पड़ोसी लोगों ने भी देखा, इसका मतलब कुछ तो है। ये बोलकर सोनाक्षी दुकान पर सामान लेने चली जाती है। तब रास्ते में उसे अपनी सहेली दिखती है। अरे मोहिनी, कैसी है तू? मत पूछ बहन, बहुत परेशान हूँ। आज के जमाने में भी कोई काला जादू कैसे कर सकता है? मेरे घर के सामने एक बुढ़िया ने कर रखा है भाई, मैं तो अब वहाँ से कहीं और रहने लग गई हूँ। तू भी बच के रही हो, कौन क्या कर रहा है तुझे पता भी नहीं चलेगा। सही बोला तूने, चल अपना ख्याल रख। सोनाली वहां से आती है तो उसका शक और पक्का हो जाता है। रात को जब पानी पीने के लिए रात के 1 बजे उठती है तो फिर से उसे रसोई की तरफ से आवाज आती है, लेकिन इस बार रसोई में कोई नहीं था। तो सोनाक्षी उसे आवाज को महसूस करते हुए रसोई में चारों तरफ देखती है। फिर देखती है कि फ्रिज थोड़ा टेढ़ा है। ये टेढ़ा कैसे हो गया? सही कर देती हूँ। सोनाक्षी उसे ठीक कर रही थी, लेकिन वो खुफिया दरवाजा खुल जाता है और सोनाक्षी धीरे धीरे सीढ़ियों से आगे बढ़ती है तो बेसमेंट में उसे अपनी जेठानी काला जादू करती नजर आती है, जो काले घेरे में बैठी हुई थी। लाल सिंदूर हवा में उड़ा रही थी, कंकाल और हड्डी पड़े हुए थे। रात में 2 गुड़ियां जिन पर सुरभि और सुलोचना की फोटो चिपकी हुई थी। माँ जी और सुरभि पर जेठानी जी ने काला जादू किया है, पर क्यों? ओम ह्रीम क्लीम श्रीम भट्ट स्वाहा। सुनो, तुम दोनों मेरे कब्जे में रहोगी। जैसा बोलूंगी वैसा करोगी, जो खिलाऊंगी वही खाओगी। ये देवरानी भी अपने आप को ज्यादा बनती है, बहुत रसोई में आने का मन करता है इसका। एक दिन इसका भी गेम बजा दूंगी, कैसे भूल जाऊं वो सब जो मेरे साथ हुआ था। मना किया था ना तुझे, इस घर से बाहर नहीं जाएगी, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई गली में निकलने की? माँ जी बस घर के सामने से चूड़ी और बिंदी खरीद रही थी, वो लेने का मेरा मन कर रहा था। माँ आजकल इसका बहुत श्रृंगार करने का मन करता है, जरा तुम ही इसका श्रृंगार कर दो इस झाड़ू से। क्यों नहीं, अभी काजल बिंदी लिपस्टिक सब लग जाएगा इसको। तभी बबीता दीप्ति के हाथों से झाड़ू लेकर उसे मारने लगती है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। खोलो पाजी दीदी, कमरा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। ये किसके बारे में बात कर रही है? समझ नहीं आ रहा, मुझे जाना चाहिए, मुझे किसी पंडित से मिलना चाहिए।
हड़बड़ाकर सोनाक्षी वहां से वापस आ जाती है और अगले ही दिन जब उसे पंडित के पास जाना होता है तब पति पानी मांगता है। सोनाक्षी रसोई से पानी लेने जाती है, तब चूल्हे के नीचे लाल धागा, सिंदूर, काला तिल देख लेती है। बाप रे, यहाँ भी दीदी ने जादू टोना कर रखा है। कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, मुझे रक्षा सूत्र लाना ही है। पति को पानी देने के बाद सोनाक्षी बैग लेकर फौरन एक बाबा के पास जाती है और फिर उन्हें अपने घर की सारी परिस्थितियां बताती है। अगड़म बगड़म बम बम बगड़म बगड़म बम। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी जिठानी जो भी रसोई में कर रही है, अब तुझे ही उसका राज खोलना पड़ेगा और उसके तंत्र मंत्र से तुझे कोई हानि ना हो, इसलिए ये रक्षा सूत्र मैं तुझे दे रहा हूँ। इससे ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन बाबा, मैं माजी और अपनी ननद को उनके जंजाल से कैसे बाहर निकालूं? उस गुड़िया को जला दूं? नहीं नहीं, भूल कर भी ऐसा मत कर देना, वरना तुम्हारी सास और नंद तभी मर जाएंगे, क्योंकि उस गुड़िया से तुम्हारी जेठानी ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। तो फिर बाबा जी? ये लो पवित्र गंगा जल, पहले इस गंगा जल को उन दोनों गुड़िया पर डालना, फिर जलाना, ताकि सारी काली शक्ति मरेगी। शुक्रिया बाबा, मेरी मदद करने के लिए। सोनाक्षी रक्षा सूत्र खुद पहन लेती है और अपने पति को भी बांध देती है, लेकिन अपनी जेठानी से बचकर अभी वो उसे बेसमेंट में नहीं जा पाती, जिस वजह से उसे जेठानी का पर्दाफाश करने में टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेठानी हर रात को तंत्र विद्या करके सुलोचना और सुरभि को अपने वश में कर लेती है और घर का एक एक काम करवाती है। रामनाथ बाहर था, देवरानी सो रही थी, तब रेणुका, ओ बुढ़िया, कहाँ गई सुरभि? इधर आओ। क्या हुआ बहू, तू गुस्से में क्यों है? बोलो ना भाभी, क्या काम करना है? माजी, मेरे पैर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। और सुरभि, तुम मेरा कमरा बहुत गंदा है, अच्छे से सफाई करो, एक एक कोना चमकना चाहिए। उसके बाद मेरी कबर्ड के कपड़े भी लगाना। ठीक है भाभी, करती हूँ काम। तब सुलोचना अपनी बहू के जोर जोर से पैर दबाती है। दूसरी तरफ सुरभि उसके कमरे को साफ करती है। वो परेशान होती है, हाथों में दर्द होता है, लेकिन करती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये काम जबरदस्ती कर रही हूँ? मुझे काम नहीं करना। तुम रुक क्यों गई? तुम्हें ये काम करना है, बोलो इसे। हाँ भाभी, मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। चलो माँ जी, अच्छे से पैर दबाओ और हाँ, मेरे लिए शरबत भी बना कर लाओ। ठीक है बहू। सोनाक्षी कमरे से उठकर आती है तो सुलोचना को उसके अपनी जेठानी के पैर दबाते हुए देखती है और फिर सुलोचना रेसिपी में शरबत बनाने चली जाती है। तब सोनाक्षी उसके पास जाकर, माँ जी, आपके साथ गलत हो रहा है। जेठानी जी ने आप पर काला जादू कर दिया है। आप उनका काम क्यों कर रही हैं? रहने दो, मत ले जाओ ये शरबत। चुप कर चुड़ैल, क्या बोले जा रही है मेरी इतनी अच्छी बहू के बारे में? वो बहुत अच्छी है, मुझे उसका काम करने दे, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं माँ जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तब सुलोचना सोनाक्षी को धक्का दे देती है, जिससे वो गिर जाती है और कोहनी से खून निकलने लगता है। और ये सब देखकर जेठानी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि सुलोचना पूरी तरह से उसके कंट्रोल में जो थी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोनाक्षी को भी अब पता चल गया है। आज रात इसकी गुड़िया बनाकर सुई चुबो दूंगी। बहुत बन रही है अपने आप को। शाम हो जाती है, तब ऑफिस से दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं और रामनाथ भी अपने दोस्त के पास से घर आ जाता है। लेकिन जब रोहित सोनाक्षी के हाथ में पट्टी देखता है तब, अरे सोनाक्षी, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लग गई और मुझे बताया क्यों नहीं? आपको क्या बताऊं मैं इस घर में क्या महसूस कर रही हूँ? क्या आपको नजर नहीं आता? जेठानी जी कुछ अजीब कर रही हो और माँ जी और सुरभि जेठानी जी के एक हिस्से पर बात मान जाते हैं। हाँ, ये सब तो मैंने भी नोटिस किया है। शादी से पहले जब से भाभी आई है ना, घर में सब उनकी बात मानते हैं और वो माँ से काम करवाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या बोलूं, कहीं ये चोट उन्होंने ही तो नहीं मारी। नहीं, लेकिन वजह वही है। तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से खुद दीदी को इस घर में काला जादू करते हुए देखा है। क्या? घर में भाभी काला जादू कर रही हैं? लेकिन क्यों? यही पता लगाना है रोहित जी, और दीदी और माँ जी को उनके चंगुल से बचाना है। अब उनका रसोई का ये राज मैं खोल कर ही रहूंगी कि वो रसोई में ये सब करती है। आज रात को आप भी वहां चलना और सबको ले आना। ठीक है। जैसे रात के 1 बजते हैं, सोनाक्षी और रोहित अपने कमरे से निकलते हैं। आप सबको लेकर पहुंचिए, मैं रिकॉर्ड करती हूँ सब। ठीक है, ध्यान से जाना मगर। सोनाक्षी गंगा जल लेकर रसोई की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और रोहित भी घर वालों को सच्चाई बताकर ला रहा होता है। वहीं बेसमेंट में रेणुका इस गहरे में तंत्र विद्या करती नजर आती है। उसके पास तीसरी गुड़िया होती है, जिस पर सोनाक्षी की तस्वीर होती है। देवरानी, तू भी मेरे वश में हो जाएगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसने मेरा अन्न खाया, मेरी वाणी से वो वश में हो जाए। मेरी वाणी उनके नियम बने, मेरी इच्छा उनका कर्म बने। ओम भट्ट स्वाहा। अब देवरानी के बाल को इस गुड़िया पर लाल सिंदूर के साथ लगाऊंगी। जैसे ही रेणुका मंत्र पढ़ती है, देवरानी को बेचैनी शुरू हो जाती है। इतने में लाल सिंदूर लगाते ही जैसे ही रोहित और बाकी घरवाले जेठानी को देवरानी की गुड़िया पर लगाते हुए देखते हैं तो उसके हाथ से फेंक देते हैं। रेणुका हैरान हो जाती है।
ये क्या कर रही हो भाभी? मेरी सोनाक्षी के साथ ऐसा करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे शक हो ही रहा था कि बड़ी बहू कुछ ऐसा कर रही है, वरना मेरी सुलोचना किसी का हुक्म नहीं मानती थी। क्योंकि तुमने ऐसा बताओ, वरना पुलिस को बता दूंगा। पापा जी, रोहित वो गुड़िया छीन लीजिए और गंगा जल डाल दीजिए। मुझे कुछ हो रहा है। तभी रोहित जमीन पर सोनाक्षी का रक्षा सूत्र गिरा हुआ देख लेता है और वापस बांध देता है और सोनाक्षी पर गंगा जल छिड़क देता है और उन दोनों गुड़ियों को भी उठा लेता है। गंगा जल डालते ही सुलोचना और सुरभि से भी जेठानी का वश उतर जाता है और उन दोनों के हाथ पर अकड़ने लगते हैं। अजी, सर बहुत ज्यादा घूम रहा है, शरीर बहुत दर्द कर रहा है, जैसे कि मैं पता नहीं कौन सा काम कर रही थी। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर में कुछ चुभा रहा हो और जो मैं नहीं बोलना चाहती, करना चाहती, वो भी मैंने किया हो। ये सब रेणुका बहू की वजह से हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा करोगी। अब जल्दी बता दो, पुलिस तो आ ही रही है। नहीं पापा जी, पुलिस को मत बोलो, ये सब मैंने मजबूरी में किया था, मुझे डर था इसीलिए। कैसा डर? दरअसल 18 साल की कम उम्र में मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। जो मेरी सास और नंद थे, उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। मेरा पति भी मेरी नहीं सुनता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई सोने की? घर का काम कौन करेगा? माँ, इसे सोना है, जरा कमर तोड़कर उठा भी दो। बात तो सही है। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। तब बबीता लोहे की रॉड से रेणुका को बहुत मारती है। उसके हाथ पांव पर नील पड़ जाता है। बाजी मत मारो। जा, आप सबके लिए खाना बना और घर की सफाई भी कर। पूरा घर चमचमाता नजर आना चाहिए, नहीं तो और अधमरा करके छोड़ूंगी। तब रेणुका उसी गलत में जैसे तैसे घर का काम करने की कोशिश करती है। एक झाड़ू उठाई नहीं जाती, तब जानबूझकर दीप्ति उनकी उंगलियों पर पांव रख देती है, जिससे उसकी उंगलियों में और दर्द होता है। इसी तरह उसे मारा पीटा जाता है। एक शाम को जब पति घर पर आता है तो व्योम जी, आप माँ जी और दीदी को कुछ कहते क्यों नहीं है? वो मुझे बहुत मारती है, आपके पीछे बहुत काम करवाती है। आप उनको बोलो ना, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने उन्हें कल ही तो 10 लाख रुपए दिए थे। जब पैसे हैं तो भेज दो, इतनी अमीर हो, खाली थोड़े हो जाओगी, अपने घर से पैसे मंगवाओ। व्योम जी, फिर 2 दिन में आपके घर वाले मेरे घर वालों से 10-10 लाख मांगते। अब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, मैं क्या करूं? तुम मर जाओ, लेकिन हमें पैसे ला कर दो। उस टाइम में बहुत ना समझती, जैसा वो लोग बोलते थे मैं वैसा करती थी। अमीर होने की वजह से मेरे से पैसे मांगते थे, मैं वो भी देती थी। जब मेरी हिम्मत टूट गई तो मैंने अपने घर वालों से मदद ली। उन्होंने मुझे डिवोर्स दिलवाया और फिर मेरी शादी दोबारा हुई। मुझे डर था कि मेरे साथ मेरी सास और नंद यहाँ पर भी ऐसा ही ना करे, इसीलिए मैंने विक्की से शादी के बाद तंत्र विद्या शुरू कर दी थी। तुमने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और हम सबको भी अंधेरे में रखा। ऐसी काले जादू, काले टोटके वाली बीवी मुझे नहीं चाहिए। निकलो मेरे घर से। तुम्हारे अतीत में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरे घर वाले तो ऐसे नहीं थे जिसकी सजा तुम उन्हें इस तरह दोगी। जो भी बहुत खतरनाक था, पर तुमने सोनाक्षी बहू के साथ भी ऐसा किया। अब तुम्हें कोई नहीं इस घर में रखेगा। विक्की हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर आंगन में ले जाता है और गिरा देता है, जिसके बाद रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो अपने पति का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे छोड़िए मत, मैं अपनी दूसरी शादी से भी हाथ धो नहीं बैठना चाहती। भगवान कसम, कभी ये सब नहीं करूंगी, ये सब छोड़ दूंगी। बाजी बाबा जी, माफ कर दीजिए, चाहे तो 100 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन इस घर से बाहर मत निकालिए। माँ जी, पापा जी, जेठ जी, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें माफ कर दीजिए। वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। देख लिया, ये होती है घर की असली बहू, जो अभी भी तेरे साथ खड़ी है। ठीक है, मैंने इसे माफ किया। इस तरह घर वाले रेणुका को एक और मौका देते हैं और उसकी काली विद्या का सारा सामान जला देते हैं और अब बिना डर के जेठानी के बने हाथ का बना खाना खाते हैं।